14 अक्टूबर 2019 को इटावा थाना के एसएचओ अनिल त्रिपाठी के पास शाम के समय करीब 5 बजे पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति बहुत बुरी हालत में पहुंचता है। थाना प्रभारी अनिल कुमार त्रिपाठी उन्हें कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए उनसे पूछते हैं कि आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। वो कहता है कि साहब, मेरा नाम प्रमोद कुमार शर्मा है और मैं शहर के कटरा बल सिंह मोहल्ले में रहता हूँ। किसी ने मेरी बहू दिव्या मिश्रा की हत्या कर दी है। शहर के बीच स्थित मोहल्ले में दिन दहाड़े एक महिला की हत्या की बात सुनकर अनिल त्रिपाठी भी चौंक जाते हैं। उन्होंने तुरंत महिला की हत्या की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी और फिर एक पुलिस टीम के साथ लेकर कटरा बल सिंह मोहल्ले में स्थित प्रमोद कुमार मिश्रा के मकान पर पहुंच जाते हैं। अब महिला के ससुर प्रमोद कुमार मिश्रा पुलिस वालों को लेकर तीसरी मंजिला पर स्थित उस कमरे में पहुंचा जहां पर उनकी बहू दिव्या का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके सिर के पिछले हिस्से पर चोट का गहरा निशान था। अब दिव्या के शव के पास चीनी मिट्टी से बना एक फूलदान टूटा हुआ पड़ा था और इससे लग रहा था कि उसी फूलदान से वार करके दिव्या की हत्या कर दी गई है। कमरे का सामान भी अस्त व्यस्त पड़ा था। ऐसा लगता था कि शायद दिव्या ने हत्यारे के साथ काफी संघर्ष किया था। अनिल त्रिपाठी अभी घटना स्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि तभी सूचना पाकर एसपी डॉक्टर श्याम सिंह, एसएसपी राम बदन सिंह तथा फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम भी घटना स्थल पर पहुंच जाती है। अब इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों ने दिव्या के शरीर के अंदर कुछ हरकत महसूस की तो दिव्या के जीवित होने की संभावना में उसे तुरंत जिला अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। 103 नंबर का कटरा बल सिंह मोहल्ले का मकान है। इसमें तीसरी मंजिल में इनकी बहू थी और वहां उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में डेड बॉडी मिली। उनके चेहरे पर चोट है। अब उनको दिखाया गया, अस्पताल भेजा गया है। ऐसा लग रहा था कि कुछ गुंजाइश है, लेकिन अस्पताल जब ले जाया गया तो उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। इधर फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच करके फिंगरप्रिंट लिए और फौजी कुत्ता भी घटनास्थल पर पड़े खून के और कमरे के चक्कर लगाता रहा, लेकिन फौजी कुत्ता भी मददगार साबित नहीं हुआ। अब पुलिस अधिकारियों की पूछताछ में पता चला कि दिव्या मिश्रा टीवी एंकर अजितेश मिश्रा की पत्नी है। घटना के समय अजितेश नोएडा में था। उसके पिता प्रमोद मिश्रा ने फोन करके उसे दिव्या की मौत की सूचना दी थी। अब प्रमोद ने दिव्या के मायके वालों को भी उसकी मौत की सूचना दे दी जाती है। सूचना मिलते ही दिव्या के परिजन भी जिला अस्पताल पहुंचते हैं। सबके सब दिव्या की मौत पर आंसू बहा रहे थे। जिला हॉस्पिटल में सिटी मजिस्ट्रेट सत्येंद्र नाथ पांडे की उपस्थिति में दिव्या के शव का पंचनामा भरने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और रात 10 बजे के समय 3 डॉक्टरों के एक पैनल में ने दिव्या के शव का पोस्टमार्टम किया। इधर दिव्या के शव को लेने उसका पति अजित आया था, लेकिन पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद भी दिव्या का शव उसके परिजनों को नहीं सौंपा था, क्योंकि पुलिस अभी कुछ और जांच करनी चाहती थी। जांच प्रभावित ना हो इसलिए दिव्या का शव उसके परिजनों को नहीं सौंपा गया था। अब दोबारा जांच कराए जाने के बाद दिव्या के शव को परिजनों को सौंप दिया गया था और शव का अंतिम संस्कार करने के बाद दिव्या के ससुर प्रमोद कुमार मिश्रा फिर से सिविल कोतवाली पहुंचते हैं और अज्ञात के खिलाफ बहू की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। एसएसपी ने इस हाई प्रोफाइल केस की जांच के लिए सीओ चंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई। इसके बाद पुलिस टीम ने सबसे पहले घर के मुखिया प्रमोद कुमार मिश्रा से ही पूछताछ शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि वह करवा खेड़ा जनता माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक थे। वहां से 1 साल पहले ही उनका रिटायरमेंट हो गया है। अब घर में उनकी पत्नी के अलावा बहू दिव्या मिश्रा तथा बूढ़ी मां रहती थी, लेकिन उनकी पत्नी कुछ दिन पहले उनके बड़े बेटे के पास चली गई थी और प्रमोद कुमार स्कूल से रिटायर होने के बाद सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने लगते थे। वह सुबह 11 बजे नाश्ता करके घर से निकलते थे और 1:30 बजे घर वापस आते थे। शाम को भी फिर 5 बजे घर से निकल जाते थे और रात के 8 बजे घर वापस आते थे। उन्होंने बताया कि उनके कमरे का दरवाजा बाहर गली की ओर ही खुलता था और उसी दरवाजे से वह आते जाते थे, इसलिए घर के मुख्य दरवाजे से उनका ज्यादा आना जाना नहीं होता था।
14 अक्टूबर 2019 को भी प्रमोद कुमार 11 बजे नाश्ता करके घर से करवा खेड़ा स्कूल जाने के लिए निकले थे, क्योंकि स्कूल स्टाफ ने उन्हें किसी जरूरी काम के लिए बुलाया था। स्कूल का काम खत्म होने के बाद वह 2 बजे अपने घर आए। फिर उन्होंने खाना देने के लिए बहू दिव्या को आवाज लगाई, लेकिन दिव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने उसके नंबर पर फोन करके बात करने की कोशिश की, लेकिन दिव्या ने फोन नहीं उठाया। उन्होंने सोचा कि शायद दिव्या सो रही है, इसलिए वह भी आराम करने लगे। लेकिन जब 3 बजे के करीब उनकी आंख खुली तो अचानक उनकी नजर घर के मेन गेट पर पड़ी। दरवाजा खुला हुआ था। वह समझ गए थे कि घर में कोई आया है, लेकिन घर में कौन आया था यही पता लगाने के लिए वह तीसरी मंजिल पर पहुंचे। दिव्या का कमरा खुला हुआ था। प्रमोद कुमार मिश्रा ने दिव्या को आवाज लगाई, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वह कमरे के अंदर चले गए, लेकिन कमरे के अंदर का दृश्य बड़ा ही खौफनाक था। दिव्या नीचे फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी। वहीं पास में फूलदान टूटा हुआ पड़ा था। प्रमोद कुमार चीखते चिल्लाते हुए घर से बाहर आए और पड़ोसियों को इस घटना की जानकारी दी। उसके बाद वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। प्रमोद मिश्रा की बात सुनने के बाद पुलिस अधिकारी ने पूछा कि क्या आपको किसी पर शक है या फिर आपके घर पर किसी विशेष व्यक्ति का आना जाना था। प्रमोद कुमार ने बताया कि सर, दिव्या किसी अनजान व्यक्ति के लिए गेट नहीं खोलती थी। सीओ चंद्रपाल सिंह ने पूछा कि यह हत्या कहीं लूट के इरादे से तो नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि सर नहीं, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, घर में कोई लूटपाट नहीं हुई है। घर का कीमती सामान, गहने तथा नकदी सब सुरक्षित हैं। इसके बाद पुलिस ने प्रमोद मिश्रा के पड़ोसियों से भी पूछताछ करना शुरू किया, लेकिन इस हत्या के संबंध में पड़ोसी भी कोई जानकारी नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि पुलिस ने मृतका दिव्या के भाई सचिन कुमार तथा अन्य परिजनों से भी पूछताछ की। वह भी कोई खास जानकारी नहीं दे पाए। लेकिन वहां पर एक ऐसा व्यक्ति भी था जो इस जांच में पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहा था, और वह था दिव्या का पति अजितेश। अब पुलिस वाले जब भी उससे पूछताछ करने की कोशिश करते थे, वह बेहोश होने का नाटक करने लगता था। उसके इसी नाटक से पुलिस को उस पर शक होने लगा था। वैसे भी पुलिस टीम को तो इस हत्या में पहले से ही किसी करीबी का हाथ लग रहा था। जब पुलिस ने अजितेश के साथ थोड़ा सख्त रवैया अपनाया तो तब जाकर वह कुछ बोला। उसने कहा कि सर, दिव्या से मैं बहुत प्यार करता था, वह भी मुझे बहुत चाहती थी। वह मेरे साथ नोएडा में रहती थी, लेकिन कुछ दिनों पहले मेरी माँ जब बड़े भाई के पास नासिक चली गई तो तब मैंने ही दिव्या को अपनी दादी और पापा की देखभाल करने के लिए नोएडा से यहाँ भेज दिया था। अब तक पुलिस टीम को दिव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दिव्या की मौत सिर में चोट लगने के कारण हुई थी और उसका गला भी घोंटा गया था। क्योंकि पुलिस को मृतका के पति पर ही शक था, इसलिए पुलिस टीम ने अजितेश और दिव्या के मोबाइल फोन की कॉल लिस्ट निकलवाई और उनकी छानबीन की तो पता चला कि अजितेश 4 मोबाइल नंबर पर ज्यादा बातें करता था, जिसमें एक नंबर उसकी पत्नी दिव्या का था, दूसरा उसके पिता प्रमोद मिश्रा का था, लेकिन तीसरा और चौथा नंबर पुलिस को संदिग्ध लग रहा था। इस नंबरों के बारे में पूछने पर अजितेश ने बताया कि यह नंबर FM टीवी न्यूज चैनल में उनके साथ काम करने वाली भावना आर्या तथा उसके दोस्त अखिल कुमार का है। लेकिन इन नंबरों में भावना आर्या के फोन पर अजितेश की लगभग हर रोज ही बात होती रहती थी। इससे पुलिस को लगा कि कहीं भावना और अजितेश के बीच कोई नाजायज संबंधों का चक्कर तो नहीं है। अब यह पता लगाने के लिए पुलिस की एक टीम 16 अक्टूबर 2019 को FM टीवी न्यूज चैनल के सेक्टर 63 नोएडा में स्थित ऑफिस पर पहुंचती है और वहां कई लोगों से पूछताछ की। वहां से पुलिस को पता चला कि भावना और अजितेश के बीच कुछ ज्यादा ही गहरे प्रेम संबंध हैं और इन संबंधों के कारण पति पत्नी के बीच काफी तनाव भी रहता था। साथ ही यह भी पता चला कि अजितेश की पत्नी दिव्या अखिल को अपना मुंह बोला भाई मानती थी और उसे राखी भी बांधती थी। यह पता चलते ही पुलिस ने भावना आर्या और अखिल कुमार को उनके कार्यकाल से हिरासत में ले लिया और उन्हें लेकर इटावा आ गई। पुलिस ने सिविल कोतवाली में ही दिव्या के पति अजितेश को भी बुलवा लिया था कि पति अजितेश मिश्रा जो कि न्यूज चैनल में काम करते हैं उनको गिरफ्तार किया गया। साथ ही अखिल सिंह जो अजितेश के मित्र हैं, सेम न्यूज चैनल में काम करते हैं, उसको गिरफ्तार किया गया और अजितेश की महिला मित्र जो सेम न्यूज चैनल में काम करती थी उसको भी गिरफ्तार किया गया।
अब बात पुलिस ने सबसे पहले अखिल से पूछताछ की। अखिल पहले तो पुलिस को गुमराह करता रहा, वह यही कहता रहा कि दिव्या उसकी मुंह बोली बहन थी और एक भाई अपनी बहन की हत्या कैसे कर सकता है। लेकिन जब पुलिस ने उस पर थोड़ी सख्ती दिखाई तो वह टूट गया और उसने दिव्या की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। अखिल ने बताया कि दिव्या की हत्या का षड्यंत्र उसके पति अजितेश और उसकी प्रेमिका भावना ने रचा था और उन्होंने ही पैसों का लालच देकर उसे दिव्या की हत्या करने के लिए भेजा था। अखिल ने स्वीकार कर लिया था कि दिव्या की हत्या उसने ही की थी। अखिल के बाद अजितेश और भावना ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। भावना ने बताया कि वह अजितेश से बहुत प्यार करती थी और वह दोनों शादी करना चाहते थे। दिव्या की हत्या करने के लिए पैसों का लालच दिया और उन्होंने उसकी हत्या करवा दी। अजितेश ने बताया कि उनकी शादी को 3 साल बीत चुके थे, लेकिन दिव्या ने उसे अभी कोई संतान नहीं हुई थी। इसी बीच साथ में काम करने वाली भावना से अजितेश की दोस्ती हो गई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर वह दोनों शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस शादी में दिव्या दीवार बन गई थी, इसलिए उसकी हत्या करके उसे रास्ते से हटा दिया गया। इसके बाद एसएसपी संतोष कुमार मिश्रा ने तुरंत कॉन्फ्रेंस आयोजित करके अभियुक्तों को मीडिया के सामने पेश करके इस घटना का खुलासा किया। घटना की गुत्थी यह निकल के आई कि अजितेश के अपनी पत्नी से अनबन रहा करती थी। अखिल के साथ महिला दिव्या मिश्रा के मर्डर की उन्होंने प्लानिंग की थी। चूंकि कातलों ने हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया था, इसलिए पुलिस ने धारा 302 और 120 बी के तहत अजितेश मिश्रा, भावना आर्य और अखिल कुमार को नाम दर्ज कर लिया था। दरअसल प्रमोद कुमार मिश्रा के 3 बेटे थे। उन्होंने अपने तीनों बेटों को उच्च शिक्षा दिलाई थी। प्रमोद मिश्रा ने इनकी शादी इटावा की रहने वाली दिव्या से साल 2015 में कर दी थी। दिव्या एफएम की पढ़ाई कर रही थी। दिव्या बहुत खूबसूरत थी और खूबसूरत पत्नी मिलने से अजितेश भी बहुत खुश था। दिव्या ने ससुराल आते ही घर संभाल लिया था। वह पति बहुत ख्याल रखती थी, साथ ही सास ससुर की सेवा भी बहुत ज्यादा करती थी। अखिल कुमार सिंह का भी आना जाना लगा रहता था, क्योंकि अखिल कुमार दिव्या के पति अजितेश के साथ चैनल में काम करता था, इसलिए उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। अखिल दिव्या को बहन मानता था। दिव्या ने भी उससे अपना मुंह बोला भाई बना लिया था। अखिल मूल रूप से अमर नगर फरीदाबाद का रहने वाला था और वह ग्रेटर नोएडा में रहता था। इधर शादी के बाद 3 साल कब बीत गए अजितेश और दिव्या को पता ही नहीं चला, लेकिन इन 3 सालों में दिव्या मां नहीं बन सकी थी। जहां दिव्या के मन में गोद सूनी होने का दर्द था, तो वहीं अजितेश के मन में भी इस चीज का बहुत दुख था कि भाई अभी तक बाप नहीं बन सका है। हालांकि ऐसा नहीं था कि दिव्या ने अपना इलाज नहीं कराया था, लेकिन फिर भी दिव्या को कोई संतान नहीं हुई थी। और फिर धीरे धीरे यह बात अजितेश के दिमाग में बैठ गई कि शायद दिव्या अब कभी मां नहीं बन पाएगी, और इसी बात को लेकर इन दोनों के प्यार में अब दरार पड़ने लगती है। अब अजितेश भी दिव्या से दूर दूर रहने लगता है और भाई अंदर ही अंदर दिव्या से नफरत करने लगा। फिर उन्हीं दिनों अजितेश की नजर भावना पर पड़ी। भावना आर्या बहुत खूबसूरत थी और भावना भी एफएम टीवी चैनल में मेकअप आर्टिस्ट थी, इसलिए अजितेश और भावना एक दूसरे की अच्छी तरह से जानते थे। अक्सर उन दोनों के बीच बातें होती रहती थी और उन्हीं बातों के चलते अजितेश भावना से प्यार करने लगा। वैसे तो वह कई सालों से उसे देखता आ रहा था, लेकिन उसके मन में भावना के प्रति प्यार तब जागा जब बच्चा न होने के कारण पत्नी से उसकी दूरियां बढ़ने लगी थी। इसके बाद वह भावना से नजदीकियां बढ़ाने लगा। इतना ही नहीं, जवानी के जोश में एक दिन उन दोनों ने मर्यादा को भी दीवार गिरा दी और उसके बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। इतना ही नहीं, उन्होंने एक साथ रहने का फैसला कर लिया। अजितेश और भावना के बीच नजदीकियां बढ़ी तो अजितेश अपने घर देर से आने लगा। कभी वो पत्नी को बनाया हुआ खाना भी खा लेता था, तो कभी बिना खाए सो जाता था। दिव्या कुछ कहती थी तो उसे उसके साथ झगड़ा करने लगता था, और अगर दिव्या उसे कहीं बाहर चलने की कहती तो वह उसे मना कर देता था। दिव्या समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अजितेश को क्या हो गया है और वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। एक दिन जब दिव्या का मुंह बोला भाई अखिल उसके घर आया, तो दिव्या ने उसे अजितेश के व्यवहार के बारे में बताया और अखिल से उसके लेट घर आने के बारे में पूछा। अखिल ने पहले तो बात को टालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब दिव्या ने उसे कसम दिलाई तो अखिल ने उसे सच्चाई बता दी। अखिल ने दिव्या को बताया कि अजितेश आजकल भावना आर्या के प्यार में पागल है। आजकल वह उसी के साथ ज्यादा व्यस्त रहता है। अखिल की यह बात सुनकर दिव्या हैरान रह गई। उसे अपना भविष्य अंधकार में नजर आने लगा, क्योंकि कोई भी औरत भूख और गरीबी तो सहन कर सकती है, लेकिन पति का दोगलापन
कभी सहन नहीं कर सकती। तो भला दिव्या भी यह कैसे सब सहन कर सकती थी। इसलिए उसने अजितेश और भावना के अवैध संबंधों का विरोध करना शुरू कर दिया। अजितेश ने पुलिस को बताया कि इस विरोध के कारण घर में झगड़ा होने लगा, लेकिन दिव्या के विरोध करने के बावजूद भी अजितेश ने भावना को नहीं छोड़ा। दिव्या पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी, इसलिए उसने अजितेश को प्यार से समझाया और पिता की इज्जत का वास्ता दिया। इसके बाद दिव्या ने भावना को भी आड़े हाथों लिया और उसने खूब खरी खोटी सुनाई। दिव्या की इन बातों से भावना भी परेशान हो गई थी। उसने अजितेश से दिव्या की शिकायत की। इसके बाद अक्टूबर के महीने में दिव्या नोएडा से अपने ससुराल इटावा चली गई, क्योंकि दिव्या की सास अपने बड़े बेटे के पास नासिक चली गई थी। इसलिए ससुर प्रमोद कुमार मिश्रा ने उसे घर की देखभाल करने के लिए इटावा बुला लिया था। दिव्या इटावा तो आ गई थी, लेकिन वह अजितेश से मोबाइल पर बात करती रहती थी और उससे लगातार संपर्क में रहती थी। बातचीत के दौरान वह पति को भावना से दूर रहने की भी कहा करती थी। अजितेश भी दिव्या को यकीन दिलाता रहता था कि उसने अब भावना से दूरी बना ली है, जबकि हकीकत यह थी कि अब तो वह दोनों ज्यादा समय तक एक साथ ही बिताते थे। और अब 7 अक्टूबर 2019 को दोपहर के समय दिव्या ने अपने पति को फोन किया तो फोन भावना ने उठाया। दिव्या समझ गई कि भावना और अजितेश दोनों एक साथ ही रूम में हैं, इसलिए दिव्या गुस्से से फट पड़ी। दिव्या ने फोन पर ही भावना को खूब लताड़ा और उससे कहा तक दिया कि तेरे अंदर यदि ज्यादा गर्मी है तो वह किसी कोटे पर क्यों नहीं बैठ जाती है। इस लड़ाई के बाद दिव्या ने फोन काट दिया था और फिर कुछ मिनट बाद दिव्या के पास अजितेश का फोन आया। उसने दिव्या को डांटते हुए कहा कि तुम्हें भावना से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद भावना ने अजितेश से कहा कि देखो अजितेश, दिव्या और मैं एक साथ तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए अब तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा और 2 दिन के अंदर तुम मुझे अपना फैसला सुना देना। अजितेश भावना के प्यार में ऐसा पागल हो चुका था कि उसने अपनी पत्नी के बजाय प्रेमिका को ही चुना और 2 दिन बाद जब भावना उससे मिली तो उसने उसका फैसला सुना दिया। इसके बाद अजितेश और भावना ने दिव्या की हत्या का प्लान बनाया और अपने इस खूनी प्लान में अजितेश से रुपयों का लालच देकर अपने दोस्त अखिल को भी शामिल कर लिया था, क्योंकि दिव्या अखिल का अपना भाई मानती थी और उस पर विश्वास भी करती थी, इसलिए अखिल दिव्या तक आसानी से पहुंच सकता था। इसके बाद प्लान के अजितेश के मुताबिक उसे एक नया सिम और एक नया मोबाइल खरीदकर अखिल कुमार को साथ दे दिया। उसे इस नए मोबाइल से बात करते ने कहा। हत्या के इस पूरे प्लान को समझने के बाद 14 अक्टूबर 2019 की सुबह अजितेश ने अखिल को दिव्या की हत्या करने के लिए बस से इटावा भेज दिया और लगभग 7 घंटे का सफर तय करने के बाद दोपहर 12 बजे के समय अखिल कुमार इटावा पहुंच गया। बस इस बीच अजितेश अपनी पत्नी दिव्या और पिता प्रमोद से फोन पर बात करता रहता था, ताकि उन दोनों के बारे में पता चलता रहे कि वह क्या कर रहे हैं और कहां पर है। अपने पिता और दिव्या की लोकेशन के बारे में अजितेश अखिल को भी बताता रहता था और फिर 1 बजे के आसपास अखिल कुमार कटरा बल सिंह में स्थित दिव्या के घर पर पहुंच जाता है और डोरबेल बजाई। दिव्या ने तीसरी मंजिल से नीचे झांक कर देखा तो गेट पर उसे उसका मुंह बोला भाई अखिल खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह उसे देखकर बहुत खुश हुई और जल्दी से नीचे उतरकर उसने गेट खोला। फिर वह अखिल को अपने कमरे में ले गई। उस समय दिव्या के ससुर प्रमोद कुमार घर पर नहीं थे, स्कूल के किसी कार्यक्रम से गए हुए थे। दिव्या ने अखिल के लिए चाय बनाई और अखिल का साथ बैठकर चाय पीने लगी। इसी बीच दिव्या अपनी शादी की एल्बम अखिल को दिखाने लगी और उससे कहने लगी कि वह अपने दोस्त अजितेश को समझाए कि वह भावना से दूर रहे, लेकिन अखिल तो वहां कुछ और ही सोचकर आया था। तभी अखिल की नजर कमरे में रखी चीनी मिट्टी से बने फूलदान पर पड़ी। मौका पाते ही उसने फूलदान उठाया और दिव्या के सिर पर जोर से दे मारा। फूलदान के बार से दिव्या का सिर फट गया, लेकिन दिव्या को यह समझते देर नहीं लगी कि अखिल की उसकी हत्या करने के लिए भेजा गया है, इसलिए वह भी अपना बचाव करने के लिए अखिल से भिड़ गई, लेकिन अधिक खून बहने के कारण दिव्या बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी बीच अखिल ने अजितेश को मैसेज करके बताया कि दिव्या की सांसें चल रही हैं। इस पर अजितेश ने मैसेज का जवाब देते हुए कहा कि उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद कर दो। इसके बाद अखिल ने दिव्या का सिर फर्श पर पटक पटक कर उसकी हत्या कर दी। अब हत्या करने के बाद वह आराम से गेट खोलकर घर से बाहर निकल गया। फिर बस स्टैंड पर पहुंचकर वह वापस नोएडा चला गया। इधर जब 2 बजे प्रमोद कुमार मिश्रा अपने घर पर पहुंचे तो उन्होंने खाना देने के लिए दिव्या को आवाज लगाई और फोन भी किया। जब उन्होंने कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें लगा कि शायद दिव्या सो रही है, इसलिए वह भी आराम करने के लिए लेट गए। लेकिन जब 1 घंटे बाद वह उठे तो उन्होंने देखा
घर के मेन गेट खुला हुआ है, जिससे वह समझ गए थे कि अंदर कोई ना कोई प्रवेश किया है। यह पता करने के लिए वह दिव्या कमरे में पहुंचे थे, लेकिन वहां पर दिव्या खून से लथपथ पड़ी थी। हत्या आरोपी अजितेश मिश्रा, अखिल कुमार और भावना से यह सारी पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें 18 अक्टूबर 2019 को इटावा कोर्ट में पेश किया, जहां से उन तीनों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको